ये सवाल जो हैं ये वाले जो आने वाले हैं जितने भी होंगे, मेरा तो ज़्यादा का है लेकिन देखते हैं 40 मिनट में कितना होगा। इसको बहुत बेहद ध्यान से देखना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकता हूँ क्या? 10th क्लास नई वाली बढ़ा दूँ हल्की सी? तुम्हें तो ध्यान रखना है पूरा, ठीक है? किसी मन मन में पढ़ने वाली भी कोई चीज होती होगी। फाइंड एपी। एक एपी है जिसमें 37 टर्म्स हैं टोटल। उसके बिल्कुल बीच के मिडिल मोस्ट सबसे बीच के 3 टर्म्स का जो योग है वो 225 है, और सबसे लास्ट वाली का योग कितना है? 429। ये थोड़ा सा इजी सवाल है, अगर जो आने वाले कुछ सवाल हैं उनसे थोड़ा सा इजी है। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ लग रही है, वो है ये वाली चीज़ मिडिल मोस्ट। 10th क्लास जो जिसके बोर्ड एग्जामिनेशन हैं उसके किस किस के ये दिमाग में आया है थोड़ा भी तो मुझे बताएं। थोड़ा थोड़ा आ गया। अभिनव क्या आया? लविश क्या आया? नहीं आया। खुशी नहीं आई, पलक नहीं आई, नैना, गरिमा, निशा, गरिमा है और कोई भी और, गौरी। अच्छा, हमारा सबसे बड़ा पहला चैलेंज ये है कि हम बिल्कुल बीच की टर्म्स निकालें 3। देखो सिंपल सी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि 37 दे रखा है, क्योंकि ओड में बिल्कुल बीच का फाइंड आउट करना बड़ा इजी होता है, उसमें एक ही निकलता है। जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड होती हैं, जैसे 5 दे रखा है, 1 2 3 4 5, 2 इधर के छोड़ दो, 2 इधर के छोड़ दो, तो मिडिल मोस्ट ही है। और अगर ये 6 होता तो हम कंफ्यूजन में आते, ये 2 होते फिर। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे 37 है। 37 में सबसे बीच का निकालने के लिए 18वां होगा या नहीं? ओ सॉरी 19वां। 18वां इधर से, 18 इधर से, भाई 18 इधर से छोड़े, 18 इधर से छोड़े, 19 आ गया। आया? या इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? 37 + 1/2 कितना आ जाता है? 38। ये 19वां जो टर्म है बिल्कुल सबसे बीच का टर्म है 19वां, यानी 1 से लेके 37 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर मैं ऐसा कहूं बिल्कुल बीच की संख्या क्या है? 19। तो 3 सबसे बीच की क्या होंगी? 18 19 20 होंगी या नहीं होंगी? घर कर ली, थोड़ी सी हेल्प की जरूरत पड़ जाएगी यहाँ पे, फिर अटकते रहे। में पहले करने में कोई इनाम नहीं मिलने वाला। इनाम तो जब मिलता है जब मैं कह रहा हूँ कि कुछ समझ में आया, जब हाथ खड़ा नहीं हो रहा। इतना हिंट मिलने के बाद तो अब ये सवाल ही नहीं बचा है। इसमें बच क्या रहा है? इक्वेशन बनेंगे 18वां टर्म, 19वां टर्म और 20वां टर्म का जो सम है वो कितना है? 225। a + 17d, a प्लस कितना आ गया?
225। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये कन्फ्यूजन में है नए बच्चे ये कि 17D कहाँ से आया, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं a 18 निकाल रहा हूँ, 18वां टर्म में तो है, a 18 निकाल रहा हूँ तो होगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस a 18, इसलिए a 19 हो जाएगा 18D और 20 हो जाएगा 19D। तो पहला इक्वेशन यहाँ से हम फॉर्म कर सकते हैं, 1 2 3 3 प्लस 17 18 35, 35 और 20 कितने होते हैं, 55, 54 हो गया। 3 मुझे लगता है जैसे कॉमन हो, 18 से कट जाएगा 54, वो भी कटता है। a प्लस 18D इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गया। यहां तक की कहानी में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ये कैसे आया है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? नहीं है। अब सबसे बाद वाली 3 टर्म्स का भी योग दे रखा है, कितना, 429। ये कंपेरेटिवली और इजी है, यानी 37, A37, A36 और A35 का सम कितना है, 429। और 9th के नए बच्चे अब थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। A35 क्या हो जाएगा, A प्लस 34D, A प्लस 34D, A प्लस ठीक है, अगेन 3 है प्लस 34 और 35 कितने होते हैं, 69। अरे अगर 35 और 35 कर दूं, या 35 दिया 105 कर दिया, 105 और 106 लग रहा है मुझे, बल्कि 105 ही होगा, 105 ही हो जाएगा। कैसे, ये 35 है, ये 34 है, इसको भी 35 बना लो, ये 36 है ना, इसका अगर ये घटा के इधर जोड़ दे तो 35 35 35 हो गए तीनों। ठीक है, और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? ठीक है, 105D, 105D 429 के बराबर। ठीक है, 3 से जा रहा है ये भी, यहाँ से 35D और 3 1 जा 3 4 जा 3 3 जा। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन आ गया, पहला और दूसरा इक्वेशन। अगर हम क्या करेंगे, पहले से दूसरे को चलो घटा भी दो, या दूसरे से पहले को घटा दो। दूसरे से अगर पहले को घटाऊं तो ये सारा माइनस हो जाएगा, दूसरे से अगर पहले को घटाऊं तो माइनस, या इससे इसको घटाऊं तो ये सारा माइनस। क्या देखते हैं, ए से ए खत्म हो गया। अगर 18 और 35 का करोगे तो माइनस का 17 बचेगा, माइनस 17D इज इक्वल टू 143 है, ये 75 है। दोनों का डिफरेंस देखो क्या आएगा, 25 यहाँ से आएगा और 43 जुड़ जाएगा 68, 68 किसका, माइनस का। तो D का वैल्यू हमने यहाँ से 4 निकाल लिया। अगर D का वैल्यू 4 है तो इक्वेशन में रख सकता हूँ क्या यहाँ पे, 72। D का वैल्यू 4, 17 18D का 72, A का वैल्यू 3। तो A मेरा कितना आया 3, D आया 4, तो 3 7 11, शायद ये AP बनेगा, 3 7 11, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बता दो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को भी? नहीं ना? अनुज, रोहित, आदि नहीं है? सुकांत, 9th जो 10th में आई है, जितना भी समझ में आ रहा है उतना बढ़िया है। जब ये होगा ना अपने आप ही हो जाएगा, फिर इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वीर प्रताप, स्टेटस पे मैं सवाल डालूंगा, स्टेटस पे सवाल मिलेंगे आज तुम्हें, सवालों को करना है सोल्व, कल मिलेंगे इनके सॉल्यूशंस। ठीक है, चेक कर लेना। सवाल नंबर 2 है आज का, सवाल नंबर 2, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्रूव दैट
the area of the equilateral triangle drawn on the hypotenuse of a right triangle of a right angle triangle is equal to the sum of the areas of the equilateral triangle drawn on other two sides। अभिनव ठीक है, पढ़ो जरा आराम से पढ़ो। हो जाएगा, साक्षी कह रही है हो जाएगा, नैना हो जाएगा, हो तो जाएगा, तुम कर दोगे इसका मतलब ये है। अभिनव क्या आइडिया है? हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सुकांत नहीं हो तो जाएगा। सुकांत मुझे कॉन्फिडेंटली आंसर बताओ कि हाँ, मैं आंसर भी नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये तरीका होगा सर। सबसे पहले तो आप मुझसे ये कहो सर एक पिक्चर बना दो। एक पिक्चर बना रहे हैं विशाल। सवाल सबसे पहले हमें ये समझना है कि सवाल में है क्या। देखो क्या कह रहे हैं वो, तीन साइड होती हैं एक ट्राइंगल में, और उन्होंने जिक्र किया है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो हमने राइट एंगल कर लिया, जो इस पे बी पे 90 है। वो कह रहा है प्रूव दैट द एरिया, किसका एरिया? ट्राइंगल का। और कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड होंगी बराबर। ड्रोन यानी खींचा जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है ऑन द हाइपोटेनियस, यानी इस पर सबसे पहले एक क्या बनाएंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा कुछ बन जाएगा, यानी ये जितनी साइड है उतनी ही साइड ये और ये, ए बी सी डी कर लिया हमने, ठीक है। वो कह रहा है अगर मैं इसको पहला नाम दे दूं, है ना, या इसको हम क्या कहते हैं, चलो दो कह देता हूं, मेन को रखते हैं पहला। दूसरा ट्राइंगल कह रहा है वो अदर टू साइड्स पर बने हुए दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो एरिया में उनका सम और इसका ये बराबर होंगे। यानी कि इसका भी हमने क्या कर दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। यानी ये वाले एरियाज का सम, तीसरा और चौथा, एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड। ये हमें प्रूव करना है। किस किस को आइडिया है? बता अभिनव। हम एक साइड पर ये जो एरिया है इसे ए मान लेंगे। ए बी को मैंने ए मान लिया, BC को माना B। और ये दूसरा हमारा h है, हाइपोटेन्यूज है। तो दूसरा हमारे पास एक इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। हाँ चलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ये h क्या है बच्चों? हाइपोटेनियस है। अब मैं h को c में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या c को छोड़ो h ही रहने दो, और इसको a और b को भी अलग कर रहा हूँ क्योंकि a b से यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। इसको मैं x y ले रहा हूँ। मैंने a को माना यानी एल्टीट्यूड जो है वो x और ये है y, और इसका जो z है, ठीक है। लेकिन z को अभी z मानना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अगर मैं देखूँ AC को निकाल के, तो AC स्क्वायर मेरा क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अब आप थोड़ा सा एक दिमाग लगा के देखो। अगर मैं इसको एक सेकंड के लिए जेड रख दूं, एक सेकंड के लिए, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर
ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, या कोई प्रॉब्लम है? हमें सभी को पता है अभिनव जो कहने वाला है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a²। और अगर इस इक्वेशन में हम √3/4 से मल्टीप्लाई कर दें सीधा, कर देंगे, फर्क क्या पड़ रहा है? अगर मैं ऐसा कर दूं, बताओ क्या कंफ्यूजन है? अरे इससे अल्टीमेटली ये कट ही रहा है ना। तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगा नूपुर वो ऐसा होगा √3/4 x², जो कि इसका एरिया है, नहीं है इसका एरिया, प्लस √3/4 × y², जो कि इसका एरिया है, इसका, और बराबर ये हो गया √3/4 z²। ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये तो था शॉर्ट सिस्टम, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ कहानी बचती नहीं है। अब सिर्फ हमें थोड़ा सा दिमाग कहाँ पे लगाना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर हमें इक्वेशन बनाना क्या है, एक्चुअली इक्वेशन को बनाने के लिए हम पहले ही रख लेंगे सर कि ये जो है ना √3/4 यहाँ भी आएगा, √3/4 यहाँ भी आना है, √3/4 यहाँ भी आना है नहीं, एरिया की बात की है ना उसने इक्विलेटरल के, तो तीनों ही टर्म्स में √3/4 आएगा। कौन है कोई? √3/4 आएगा। तो उस केस में हमने क्या किया, √3/4 से मल्टीप्लाई किया, और उस तरीके से तो होना ही है। जो आप तीनों के एरियाज अलग अलग निकालो तो पता चलेगा कि हाँ दोनों का सम उसके थर्ड के एरिया के बराबर होता है। सवाल नंबर 3 आज का, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल drawn on the hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of the areas of the semicircles drawn on the other two sides of the triangle। ये बिल्कुल सेम है। हमारे पास में परीक्षित क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके हाइपोटेनस पे हमने क्या बना रखा है, एक सेमी सर्कल। कहता है उसका, उस सेमी सर्कल का एरिया बराबर होगा जो उसकी जो दो अदर साइड्स हैं, उसकी जो दो अदर साइड्स हैं उन दोनों पर खींचे गए सेमी सर्कल्स के एरिया के बराबर। बचा लिया तूने। ये हमारे पास में क्या है, ABC, ABC। आप समझ रहे हो? एक लॉजिक समझने के प्रयास करो। लॉजिक ये है, अगर मैं यहां पे इसको सेमी सर्कल बनाऊंगा तो मुझे इसका मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? यानी ये डायमीटर का काम करेगा बच्चों, तभी तो कर सकते हो आप। जब मैं इसको यहां से यहां रखूंगा ना, ठीक है, तुम्हारे लिए प्रकार वगैरह ले आएंगे लकड़ी वाले, लकड़ी के आते हैं, चौक से काम कर देंगे वो। तो अगर मैं यहां पे उसका निब रखूं और ये डिस्टेंस लूं तो तब जाके यहां पे आएगा वो। तो ऐसा तीनों ही केस में होगा साक्षी, होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें? नहीं है। अब बात आती है कि करना कैसे है, करना क्या है। ये पहला सेमी सर्कल, ये दूसरा, कह रहा है कि एक का एरिया
ऑफ फर्स्ट बराबर है एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। सेमी सर्कल का एरिया हम सबको पता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एक बात बताओ आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये x है और ये z है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें सबको पता है z का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमें पता है, इतना पता है या नहीं? अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसे x मान लूं, ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है। चलो कंफ्यूजन से ही करेंगे। इसको मैंने x माना तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस x/2 हो जाएगी या नहीं? ये भी क्या हो जाएगा y/2 और ये z/2। इतने में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, ठीक है, और इसको इसकी टर्म्स में रखेंगे बाद में, इसका एरिया निकाला अगर मैंने पहले वाले का, तो ये क्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर और बटे 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब मैं तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे के पूरे को, ताकि बटे 2 ना आए, इसको मैं कर रहा हूं 2x, इसको कर रहा हूं 2y और इसको कर रहा हूं 2z। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा मुझे, रेडियस मिल जाएगी। रेडियस कितनी मिल जाएगी, xy। ठीक है, जब आप इस रेडियस को हो पहले से भी जाएगा, होना पहले से भी है, होना इससे भी है, 4 रख लोगे जब भी उससे ही होना है। सिर्फ मल्टीपल्स ही तो रख रहे हैं हम रख रहे थे तो मल्टीपल्स ही आगे नहीं आ रहा ना नुपुर, समझ में आ रहा है? अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं आराम से इसका पहले का एरिया। इसको आप 1 सेकंड के लिए इग्नोर कर दो कि कुछ था ही नहीं। ठीक है, निकालें साक्षी। अगर मैं एक चीज और रख लूं पहले कि 2z का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, इसको मैं 1 सेकंड के लिए रख लूं तो 4z स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अल्टीमेटली आना तो वही है ना अभिनव भाई, 4 तो कॉमन आ गया, आना तो वही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आए, इसका क्या है वो रेडियस z है, तो z से कर दो इसको। एरिया, एक का एरिया पाई z स्क्वायर अपॉन 2। कंफ्यूजन है कोई? दूसरे का एरिया क्या है, पाई x स्क्वायर अपॉन 2, और तीसरे का पाई y स्क्वायर अपॉन y 2। तीनों में एक चीज दिख रही है तुम्हें, इनके एरियाज ये आ रहे हैं और ये किसके बराबर है या नहीं है? अगर मैं उसी में π/2 की मल्टीप्लाई कर दूं, पिछली बार हमने √3/4 से मल्टीप्लीकेशन किया, हमें मिल गया फॉर्मूला। अगर मैं इसी में π/2 से मल्टीप्लाई कर दूं अभिनव, तो हमें सीधा एरिया मिलेगा। इसका मतलब अब अगर हम कंपटीशन के लेवल पे जाएं तो 2 मिल गए हमें शॉर्ट ट्रिक्स, 2 शॉर्ट ट्रिक्स मिल गए। पहला क्या मिला, अगर हाइपोटेनियस पे एक ट्राइंगल बनाया इक्विलेटरल तो उसका एरिया बराबर होगा दोनों के एरिया के। और दूसरा मिला ये, अगर सेमी सर्कल बनाया हाइपोटेनियस पे तो उसका भी एरिया क्या होगा, दोनों पर बने हुए एरियाज के बराबर। वो कैसे होगा आपने दोनों तरीके से देख लिया। पहला तरीका मैं शॉर्ट से बता रहा हूं, दूसरा तरीका ये वाला है जो तुम्हें पूरा करना है। तुम्हारे लिए प्रेफरेंस क्या होगा, ये वाला। आपको लॉन्ग वाले मेथड से करना है, शॉर्ट अपने आप आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो शॉर्ट में प्रॉब्लम आएगी। 10th में हो इसलिए किसी की नकलबाजी से बचना। शॉर्ट जब यूज होगा तब शॉर्ट यूज कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसको छोड़ के उस पर जा रहे हो तो फिर दिक्कत है। बताओ मुझे कोई दिक्कत हो तो। अब मैं करा रहा हूं, है ना, मुझे तुम सवाल ना रेसिस में आना, उसमें इंटरवल में जब आओगे तो मुझे सवाल पे निशान लगवाना, ठीक है। एक पीरियड में तुम्हारे आज ये वाले जितने भी सवाल है ना डाउट्स वाले, और मुझे याद दिलवा देना।
अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ 1-2 सवाल और हो जाए। एक तो तुम्हारा वो है एल्टीट्यूड वाला, वो वाला उस दिन वाला, और रेसिस में मुझे पकड़ा दो ये वाले। एक सवाल जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैंने इसे नोट कर ही लिया कि चलो ये ठीक है। करें भाई अभिनव? लविश देख कितना बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 4 फॉर टुडे। एक फिगर है हमारे पास में, ये इसे कहा गया है BCA, ठीक है। ये E पे इंटरसेक्शन है, F पे यहां पे काटती है, E is the midpoint of CA. Angle AEF is equal to angle AFE. ये क्या है? ये क्या है बच्चों? गिवन है और प्रूव करना है। जो हमें प्रूव करना है वो क्या है? BD अपॉन CD इज इक्वल टू BF अपॉन ठीक है, ये सवाल है। 9th के बहुत कम आएगा समझ में, लेकिन पूरा दिमाग लगाना है, जितना दिमाग हो सके ना उतना लगाना है, कुछ चीज़ें आ जाएंगी समझ में, ठीक है, और वो थ्योरम के हिसाब से बहुत बढ़िया होंगे। भाई देखो जरा जल्दी से, हमने BPT पढ़ी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैंने हमेशा से विश्वास किया है कि आपको जो दिखाई दे रहा है उसको एक बार देख के सीधा प्रूविंग पे आ जाओ क्या है। BD अपॉन CD, BD अपॉन CD, ये लाइन बिल्कुल अच्छे तरह से सपोर्ट कर रही है हमें, एक ही लाइन पे। अगर ये BD अपॉन BC होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, ये एक ही लाइन पे है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? BF होना चाहिए था AF, है CE। इसका मतलब AF जो है ना कहीं CE के बराबर है। बस यही सवाल है, और अभिनव के बहुत सारा समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया लविश? भाई BD अपॉन CD, BPT हमें क्या बोलती है? यही तो बोलती है। और अगर मैंने ये वाली लाइन ली है तो इसका भी सेम रेशो होना चाहिए, BF अपॉन BA होना चाहिए, कि नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं ये जो लाइन है ना, ये आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, तो ये कनेक्शन हमें स्थापित करवाएगा। ये मैं थोड़ा सा ही हिंट दूंगा 10वीं क्लास के बच्चों को, है ना, सॉल्यूशन जब दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो AEF, ये दोनों बराबर, इनके सामने वाली साइड्स बराबर, ठीक है, आप समझ रहे हो? अब आप एक चीज देखो, ये इसके बराबर E मिड पॉइंट है, तो यानी ये वाली जो साइड्स हैं 1 2 3, ये सारी की सारी बराबर हो गई। इतनी चीज तो क्लियर है। अच्छा एक काम और करते हैं इसमें, यहां से एक और चीज हम कर सकते हैं, ऐसे सवाल में तो कर लेनी चाहिए। यहां से अगर मैं एक पैरेलल लाइन बना दूं EF के, अगर मैं एक पैरेलल लाइन EF के बना दूं तो ये G हो जाएगा। अगर ये इसको 1:1 में बांटता है तो ये भी 1:1 में बांटेगा। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी बराबर हो जाएगा, 1:1 होगा ना। अभी इस पे लेकिन अभी जाते नहीं है, अभी हमें प्रूव क्या करना है उस पे देखते हैं। सबसे पहले अगर ये दोनों के दोनों बराबर आए हैं, ये किसके बराबर आया? इसके, ठीक है।
मैंने क्या किया, प्रूव किया, वो सॉरी पैरेलल लाइन खींची। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में हूं, इस ट्राइंगल में हूं साक्षी, इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल, ये और ये पैरेलल, तो एफ भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, 9th ने पढ़ी है। अगर AC मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट ये है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो F इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ, तो ये और ये बराबर है, यानी ये चारों के चारों सिस्टम ये बराबर आए हैं। अब ये चारों जब बराबर आए हैं तो इसी में इसका अब सॉल्यूशन है, इसी में इसका सॉल्यूशन है। अब देखो कैसे होगा, अगर मैं इसको देखूं, इसको, ठीक है, तो क्या हो सकता है, BC, देखो ये क्या है, ये पैरेलल है, BC अपॉन CD बराबर BG अपॉन GF, ये तो हम करते ही हैं, ठीक है। और हमें CE के प्रूव करना है ना, CE के प्रूव करना है ना, तो बराबर तो आ तो रहा है या नहीं होगा, अभी रुक जाओ, बराबर आ रहा है, आ तो गया है बराबर। अरे सुनो इधर साक्षी भाई, मैंने इसे माना, मैंने इस पूरी लाइन को 10 माना, 10 का मतलब ये 5 है, ये भी 5 है, मिड पॉइंट से। साक्षी सपोर्ट नहीं कर रही बिल्कुल भी, आ रही है ना 5 5। अगर ये 5 है, ये क्या है, बराबर एंगल है, तो ये भी 5 है। ये एक लाइन है, इसके थ्रू एक पैरेलल खींचा, ठीक है, ये पैरेलल इसके, ये क्या है, मिड पॉइंट, तो ये क्या है, मिड पॉइंट, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी 5 है। तो उसकी जगह ये, अगर मैं इसमें लगा दूं BPT, तो BC अपॉन CD अपॉन BG अपॉन GF, और GF और इसका तो वैल्यू सेम है। कहाँ पे, अच्छा BF आ रहा है, हाँ तो इसको तो उसको तो कर लेंगे, उसको तो मैं दोनों में ऐड कर दूंगा एक, उसमें तो दोनों में +1 कर देंगे। उसकी है नीचे वाले की बात, ये जो रिप्लेस किया गया है भाई, हमने पढ़ा है ना, अगर BC अपॉन CD लें एक ही बात है, BD अपॉन BC ले लें तो एक बात है, या BC अपॉन BD ले लें तो एक बात है। वो तो थ्योरम में दोबारा से तुम्हें समझा दूंगा, ये वाली तो +1 वाली और -1 वाली तो हम समझ लेंगे। बात है कि तुम्हें क्या ये समझ में आ गया, ये जो रिप्लेस हुआ है ऊपर वाला हिस्सा तो हो जाएगा, ऊपर वाले में इतनी गड़बड़ नहीं है जितनी नीचे वाले में थी। हमें सारा फोकस इस पे करना है कि 4 सेगमेंट्स बने और चारों बराबर बने। इसका रीज़न बताओ, उसका रीज़न यही है, ठीक है। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। अब गलत होगा बहुत अच्छी बात है, करके देखना ही है और रिप्लेसिंग करनी है। और मैं आपको बताऊं, जिसने अच्छे तरीके से रिप्लेसिंग कर दी उसका दूसरी तीसरी बार में ठीक हो जाएगा। साक्षी कोई डाउट्स हैं तो बता दे, नहीं है अगर कोई भी डाउट्स हैं तो बता दें। ये तो 14th जो सवाल आएगा उसमें बहुत सारे डाउट्स बन सकते हैं। 14th है मेरी बुक में, तुम्हारे लिए तो 5वां है। एक लाइन है L, साक्षी नैना, अब ना एक लाइन है L, इस पे 3 परपेंडिकुलर्स हैं, PA, QB, RC, बल्कि 4 परपेंडिकुलर्स हैं, SD। SD परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या लाइन है, L लाइन है। उसके बाद में क्या है, ये RC भी परपेंडिकुलर है। उसके बाद QB और उसके बाद PA। ये 4 परपेंडिकुलर्स हैं भैया।
क्यों 2 बार आ गया, ये R होगा फिर ये RC। ठीक है, इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने दिया है AB की लंबाई 6, BC की लंबाई है 9, CD की 12, और ये कह रहे हैं SP जो है ना ये 36 है। SP क्या है 36 है। तो ये कह रहे हैं PQ QR, PQ QR और RS बताओ, PQ QR और RS बताओ। बताओ कुछ आइडिया है, कुछ आइडिया है? ये पैरेलल है, पैरेलल है, बताओ तो फिर। पैरेलल हैं तो बच्चों ये सेम रेशो में काटेगी क्या? नहीं आया समझ? हर से ऐसे समझने से काम चलेगा। मुझे पता है बहुत कम मात्रा में आ रहा होगा, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। साल के अंत तक भी इनकी यही हाल है। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका रेशो सेम होगा क्या? तो अगर मैं इसको वेरिएबल में x मान लूँ, नहीं आ रहा समझ में साक्षी? ये तो ठीक है ना, ये इसके पैरेलल होगा, सॉरी ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, रेशो में बराबर है। ये हो रही है, ये हो रही है। अगर आप एक चीज़ देखो, अगर ये 6 है तो ये भी 6 गुना होगा, मतलब एक तरीके से 6x मान लो इसे, ये 9x और ये 12x। ये वाली चीज़ अगर आई है समझ में तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। अमरीश जी 2 मिनट में आ लिया बस मैं, तो बढ़ेंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इसमें यही सवाल है और कुछ नहीं है। रोहित हंसी की जो ये चेहरा है ना, हाँ बस आ गया। यहाँ पे इसको मैंने अगर मिला लिया तो और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये कई बच्चों के चेहरे पे ना हंसी है, उनकी हंसी को ठीक कर दूंगा मैं। ठीक है, ये मैंने मिला लिया। अगर ये पैरेलल हैं, ऐसे हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, ये कंस्ट्रक्शन में किया है कि नहीं? ये पैरेलल इसके है, तो इसको मैंने क्या माना, 12x 9x 6, और ये दे रखा है उसने 36, ये 27x किसके बराबर हो जाएगा? x का वैल्यू 4/3, 8 तो आ गया इसका, 9x यानी कि 4/3 इंटू 9, 12 ये आ गया, 12 8 20 और 16 ये आ जाएगा। ठीक है, 16 कैसे आएगा? 4/3 गुना 12। इतनी सी बात थी इसमें करने के लिए। ठीक है,